12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक जहाज टेक ऑफ करता है जिसे चिली की कैपिटल सैंटियागो में पहुंचना होता है। इस जहाज में रग्बी टीम के कुछ जवान खिलाड़ी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ सवार है। टोटल 45 पैसेंजर्स होते हैं इस जहाज में, जिसमें 19 रग्बी प्लेयर्स, 21 फैमिली और फ्रेंड्स और 5 क्रू मेंबर्स थे। एक्चुअली हर साल ये रग्बी टीम यूरुग्वाई देश से चिली जाती थी मैच खेलने के लिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और यहीं पे इनकी वेकेशन भी होती थी। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ बीच में आती है एंडीज के विशाल माउंटेन्स। तो 12 अक्टूबर की सुबह को ये जहाज टेक ऑफ करता है, लेकिन बाद में वेदर खराब होने के कारण इनको अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में ही रात भर के लिए लैंड करना पड़ता है। नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर दोपहर के 2:18 पे ये जहाज फिर से अब टेक ऑफ करता है। पायलट्स ने देखा था कि मौसम अब बिल्कुल साफ है। इस जहाज को 2 पायलट्स उड़ा रहे थे, एक तो फेराडास जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, और दूसरा एक को पायलट लेगुरारा। अब 3:24 पे को पायलट चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगता है जहाज को नीचे लाने के लिए, और कहता है कि हम क्यूरिको पहुंच चुके हैं। इसके बाद इनको परमिशन दी जाती है कि आप अपना जहाज नीचे ला सकते हो 10,000 फीट की ऊंचाई पे। लेकिन जैसे ही जहाज नीचे आता है तो बहुत खतरनाक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। जहाज तेजी से गिरना शुरू होता है और बादल जहाज के चारों ओर आना शुरू होते हैं। सारे पैसेंजर्स तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांधना शुरू करते हैं। इसी बीच एक पैसेंजर जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि अभी तो हम एंडीज के पहाड़ों में ही हैं, और वो भी इनके बहुत ही करीब। इससे पहले कि ये दोनों पायलट इस जहाज को ऊपर ले जाते, जहाज का टकराव एक बहुत बड़े पहाड़ से होता है और जहाज का बैक साइड पूरा हवा में ही उड़ता है, वो भी 3 पैसेंजर्स के साथ। अब 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज तेजी से बर्फ में धंस जाता है, और अचानक एकदम ब्रेक लगने के कारण अब फाइनल इम्पैक्ट होता है। ये जहाज पूरी तरह तबाह होता है। सीनियर पायलट पहले ही मर चुका था और को पायलट इन पैसेंजर से कहता है कि हम क्यूरिको पहुंच चुके हैं और ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। क्या? कुरी को पास कर लिया। कुछ समझा नहीं। हमने कुरी को पास कर लिया। क्या है कुरिको? ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन ये तो इस कहानी की शुरुआत थी। आगे अपनी जान बचाने के लिए ये क्या खाते हैं और क्या क्या करते हैं, वो सच में दिल दहलाने वाला है। दोस्तों, ये कहानी है मिरेकल ऑफ एंडीज। इस क्रैश के बाद जो ये 45 पैसेंजर्स थे, इसमें अभी भी 33 बच चुके थे, और इनमें डॉक्टर कोई नहीं था बल्कि 2 मेडिकल स्टूडेंट्स थे, एक रॉबर्टो कनेसा और दूसरा जर्बिनो गुस्तावो। एक फर्स्ट ईयर में और दूसरा सेकंड ईयर में। इस क्रैश से बहुत लोग सीवियरली इंजर्ड हो चुके थे। किसी के पेट में रॉड घुस चुकी थी, किसी की टांग ही टूट चुकी थी। यहाँ पर हमारी कहानी का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नांडो फराडो अपनी इंजरी के कारण कोमा में चले जाता है। अब वही दूसरी ओर ही डिसाइड किया जाता है कि किसी तरह हमें ये रात अब गुजारनी है, सुबह मदद जरूर आएगी। लेकिन रात को टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है, जिससे इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती है। अब नेक्स्ट डे यानी 14 अक्टूबर 1972 को जब सूरज निकलता है तो बर्फ का तूफान भी थम चुका था, तो और 5 लोग रात में ही मर चुके थे। अब जो टोटल पैसेंजर्स बचे थे वो है 28। जो ये बाकी 5 पैसेंजर्स थे जिनकी रात में ही मौत हो चुकी थी, इनको कॉकपिट से बाहर रखा जाता है और प्लेन में जगह बनाने की कोशिश की जाती है। और साथ में ये भी डिसाइड किया जाता है कि जब तक रेस्क्यू टीम हमें बचाने आती है तब तक हमें प्लान के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना होगा। और ये डिसाइड किया जाता है कि सारा खाना एक ही जगह हम जमा करेंगे और ये खाना अब इक्वली बांटा जाएगा। लेकिन खाना क्या था? 3 बोतल वाइन की, कुछ बिस्किट्स, नट्स और चॉकलेट्स। पूरे दिन अब हमें एक चॉकलेट का टुकड़ा और एक बिस्किट मिलता था। अब कुछ दिनों बाद 21 अक्टूबर 1972 रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन को ऑफिशियली टर्मिनेट किया जाता है। माना जाता है कि इतने दिन बीत चुके हैं तो अब कोई बचा नहीं होगा, तो इसका अब कोई फायदा नहीं है। इसी बीच इन सर्वाइवर्स को एक रेडियो मिलता है, 1 वे रेडियो, जिसे रॉय हॉर्ली किसी तरह ठीक करता है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ सुनते हैं तो हर कोई पागल जैसा होता है। नाकाम कोशिशों के बाद आज खत्म किया जा रहा है। उसमें ओल्ड क्रिश्चियंस नाम का एक रग्बी प्लेयर ग्रुप मौजूद था। प्रोटोकॉल के हिसाब से 10 दिन तक उन्हें ढूंढा गया, जिसमें 66 रेस्क्यू मिशन किए गए। चिलियन एयरफोर्स के
एक्चुअली सर्च ऑपरेशन के जहाज कई बार इनके ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इनको नहीं देख पाते, क्योंकि जो जहाज क्रैश हुआ था वो सफेद रंग का था और वो भी बर्फ में, तो इसको ढूंढना नामुमकिन था। लेकिन इन्होंने लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की थी, पर ये आधा ही एस लिख पाते हैं और इनकी लिपस्टिक भी खत्म होती है। यहाँ तक कि इन्होंने सूटकेसेस से एक बहुत बड़ा प्लस बनाने की कोशिश की थी ताकि इनको नोटिस किया जाए, लेकिन यहाँ भी इनका काम नहीं होता। लेकिन इसी बीच पराडो की जो बहन थी उसकी डेथ होती है अपनी इंजरी के कारण। अब ये नंबर पहुंचता है 27 पे। 10 दिन के बाद अब इनका खाना भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। हालत इतनी खराब होती है कि प्लेन में जो सीट्स थी ये उनको खाना शुरू करते हैं। कोई अपने शू लेसेस खाता है और एक ने तो सिगरेट ही खा लिया। लेकिन इन सभी चीजों से ये और बीमार पड़ते हैं और इनका यूरिन भी अब ब्लैक निकल रहा था। भूख के कारण पेट में इतना दर्द होता है कि ये जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। अब वो मोमेंट आता है, अपनी जान बचाने के लिए ये अब एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे हर एक की रूह कांप उठती है। ये डिसाइड करते हैं कि अगर अब हमें अपनी जान बचानी है तो बाहर जो डेड बॉडीज पड़ी है तो हमें उन्हें अब खाना होगा। बाहर खाना पड़ा है। लेकिन ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस क्रैश में जो लोग मारे गए थे वो किसी की बहन थी, किसी का भाई था, किसी की माँ थी। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा जिंदा रहने का हक बनता है कि नहीं बनता? लेकिन जब भूख अब बर्दाश्त से बाहर होती है तो ये ह्यूमन फ्लैश अब खाना शुरू करते हैं, और साथ में जो लोग अब इस कॉकपिट में जिंदा थे वो एक दूसरे को परमिशन देते हैं कि इनकेस अगर मेरी डेथ होती है तो तुम मेरी बॉडी खा सकते हो। अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें मुझे खाने की इजाजत देता हूँ। मैं भी तुम सबको इजाजत देता हूँ। और मैं भी इजाजत देता हूँ तुम्हें। 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर 1972 ये कॉकपिट में आराम से बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, कोई शायरी कर रहा है। तभी तेजी से एक बहुत बड़ा एवलांच कॉकपिट में घुसता है और ये सारे बर्फ के नीचे दस जाते हैं। किसी भी तरह ये लोग बर्फ से बाहर आने की कोशिश करते हैं। एवं अपने आप को बचाने के लिए ये वार्म यूरिन अपने हाथों पे ही छिड़कते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के कारण इसी बर्फ के नीचे और 8 लोग मारे जाते हैं। अब ये नंबर पहुंचता है 19 पे। 4 दिनों के बाद ये इस कॉकपिट से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें खुद ही कुछ करना होगा। तो रॉबर्टो कैनेसा, नांदो फरादो और विजेंटिन ये 3 लोग निकलते हैं वेस्ट की ओर, जहां इनको जहाज का पिछला हिस्सा बैक साइड मिलता है जो क्रैश के वक्त टूटा था। इनको यहाँ पे कुछ सूटकेसेस, कुछ चॉकलेट्स, रम की बोतल और इसके साथ 2-वे रेडियो सिस्टम मिलता है। ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसको किसी भी तरह ठीक करना होगा, फिर हम मदद के लिए बुला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी काम नहीं करता था और वहां और एक एवलांच आता है जिससे और 3 लोग मारे जाते हैं। अब ये नंबर पहुंचता है 16 पे। 12 दिसंबर को फिर से यही 3 लोग खाना और स्लीपिंग बैग लेके अब वेस्ट की ओर निकलते हैं। स्लीपिंग बैग इन्होंने जहाज में जो सीट्स थी और जो भी बाकी मटेरियल था उससे बनाया था। अब एक ग्लेशियर पे डायरेक्ट क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं और जो स्लीपिंग बैग इन्होंने साथ में लाया था तो उसमें रात भर तीनों एक साथ सोते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। 3 दिन के बाद ये फाइनली ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचते हैं और यहाँ इनको रियलाइज होता है कि दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। अब जो खाना इन्होंने लाया था वो बहुत ही कम पड़ता है, तो विजेंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस क्रैश साइड पे जाएगा, जो कि 1 घंटे में पहुंचता है स्लाइड करके। इस बीच पराडो की नजर दूर एक पहाड़ में पड़ती है जिसमें कुछ बर्फ नहीं था, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम उसी डायरेक्शन में अब जाएंगे। यहाँ से ये दोनों अपना सफर जारी रखते हैं, एक के बाद एक पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं और फाइनली 9 दिनों की कंटिन्यूअस ट्रैकिंग के बाद ये एक वैली में पहुंचते हैं। यहाँ इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका था कि यहाँ तो हमें कुछ खाने को मिलेगा, कम से कम किसी इंसान को तो नहीं खाना पड़ेगा। अब रिवर के अपोजिट साइड इनको एक आदमी हॉर्स पे नजर आता है जिसे जोर जोर से मदद के लिए पुकारते हैं। लेकिन बीच में जो नदी थी वो तो बहुत बड़ी थी और इसमें पानी से भी शोर बहुत आ रहा था, तो ये कुछ सुन नहीं पाते हैं एक्सेप्ट 1 वर्ड, टुमारो। तो ये रात भर इंतजार करते हैं और फाइनली नेक्स्ट डे जब वो आदमी आता है तो पेपर और पेन को एक पत्थर से बांध के इनकी तरफ फेंकता है और पराडो इसमें अपनी मैसेज लिखते हैं, आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स, आई एम यूरुग्वायन।
ये वो पूरा मैसेज है और ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। मैसेज लिखने के बाद ये इस पेपर को उस साइड वापस फेंकते हैं और मैसेज पढ़ते ही वो तुरंत समझ जाता है और लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके इन दोनों को रेस्क्यू किया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे ये अपनी सारी कहानी शेयर करते हैं, कैसे प्लेन का क्रैश हुआ, कैसे हमने इतने दिनों तक सर्वाइव किया। और वहाँ वो पैसेंजर्स कंटिन्यूअसली 10 दिनों से रेडियो से चिपके ही हुए हैं। 12 दिसंबर 1972 को न्यूज आती है कि एंडीज में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके 2 सर्वाइवर्स हमें मिल चुके हैं, रॉबर्टो कैनेसा और नांदो फराडो। और ये सुनते ही खुशी से हर एक रो पड़ता है, चिल्लाने लगता है। फाइनली 2 हेलीकॉप्टर्स को रेडी किया जाता है और इन सारे पैसेंजर्स को सेफली अब रेस्क्यू किया जाता है। 72 डेज तक इतनी हार्श कंडीशंस में भी हार नहीं मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से, इस इंसिडेंट से हम एक सबक तो ले सकते हैं कि हालात कैसे भी हो, हम गिव अप नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।